So, hello everyone. In the previous lectures, we had seen what is vertical circular motion. So, we will see some examples of vertical circular motion which are not conventional. Like पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रिंग से जब मास अटैच होता है तब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप क्या होनी चाहिए, राइट? तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी आई थी रूट आर जी एट टॉप, ठीक है। पर अभी ये स्ट्रिंग के जगह पे अगर कोई रॉड अटैच हो, लेट्स से दिस इज अ रॉड, सो दिस इज अ रॉड, ओके, एंड इस रॉड को मास अटैच्ड है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि टेंशन टेंशन जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, बिकॉज वो रॉड है तो वो तो कभी स्लैंग हो ही नहीं सकता, राइट? स्ट्रिंग जैसे ब्रेक हो जाती है या फिर लूज हो जाती है, वैसे रॉड तो लूज नहीं हो सकता है। सो बेसिकली जब रॉड से मास अटैच हो तब उसके टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो सकती है। दैट इज, जैसे कि अगर पेंडुलम हो, पेंडुलम अगर पूरा राउंड घूम रहा है तो टॉप पे जो उसकी वेलोसिटी है इट कैन बी जीरो, मतलब वो मोमेंटरीली स्टेशनरी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए रुक सकता है टॉप पे, बिकॉज रॉड ब्रेक नहीं होगा। रॉड मतलब उसका जो टेंशन है वो जीरो हो भी गया तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगते रहेगी रॉड से, तो वो बैलेंस कर लेगा नीचे आने से मास को। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रॉड एंड स्ट्रिंग। तो अगर रॉड के बारे में पूछते हैं तो वी एट टॉप विल बी जीरो एंड वी एट बॉटम विल बी रूट फोर आर जी, दैट इज टू रूट आर जी, ठीक है। और बाकी जो टेंशन का डिफरेंसेस है, जैसे कि टी लोअर माइनस टी अपर, दैट विल बी इक्वल टू 6 mg। ये जो डिफरेंस है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा। तो ये था थोड़ा वेरिएशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। दिस इज रॉड। जब रॉड हो तो टॉप पे जो वेलोसिटी रहेगी वो जीरो रहेगी, मिनिमम वेलोसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड जब वो बॉटम पे आ जाएगा तब टू रूट आर जी हो जाएगी। कैलकुलेट उसी तरीके से करना है, बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? उसी फॉर्मूले से हमारी बॉटम पे जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी। फिर अभी वो तो कैंसिल हो गया है, जैसे स्पीयर ऑफ डेथ वगैरह कैंसिल हो गया है, पर अगर पूछते हैं कि कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर सर्कुलर मोशन हो रहा है, लाइक जैसे ब्रिज वगैरह होता है, तो ब्रिज के ऊपर से गाड़ी जाती है, तब यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है पॉसिबल, राइट? देयर इज सम मैक्सिमम वेलोसिटी पॉसिबल when uh, when a car is traveling over a convex bridge or a convex circular path. So how can we derive this? उसका जो मास, उसका जो वेट है वो नीचे एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट करेगी एन, और कौन सा फोर्स आएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो कैसे आ जाएगी? एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एन इज इक्वल टू एम जी। अभी व्हेन जस्ट अगर गाड़ी सरफेस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लूज कर रही है तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब हम कभी स्पीड ब्रेकर से जाते हैं और हमारी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो हमारी गाड़ी थोड़ी टेक ऑफ करती है, रोड का कांटेक्ट छूट जाता है, राइट? सो बेसिकली उस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन जो है वो जीरो हो जाएगी। सो एन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट v इक्वल टू रूट आर जी। सो दिस इज द इक्वेशन, मतलब दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी व्हेन अ कार इज ट्रेवलिंग और एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउ द कॉन्वेक्स सरफेस, राइट? इसके पहले जो हम देखा था मौत का कुआं या फिर जो भी सर्कुलर मोशन, उसमें
सरफेस के नीचे था ऑब्जेक्ट, तो सरफेस उसको नॉर्मल रिएक्शन अंदर की तरफ दे रहा था। पर अभी ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर ये कार है, तो वो सरफेस के ऊपर है, तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगा। दैट्स व्हाई हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी का इक्वेशन है, ना कि मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो दिस इज वी मैक्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस। ये टॉपिक तो ठीक है, वैसे कैंसिल हो गया है, पर एक आध क्वेश्चन आया तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने पता रहना चाहिए। अभी देखते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने मास का देखा था कि लीनियर मोशन में मास को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं नॉर्मली, मतलब इनर्शिया, क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसको फोर्स लगेगा या फिर उतना ज्यादा टाइम लगेगा रेस्ट पे आने के लिए, राइट। सो अभी हम सर्कुलर मोशन देख रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन में भी इनर्शिया की जो लीनियर मोशन में जैसे इनर्शिया होता था, वैसे ही सर्कुलर मोशन में भी एक इनर्शिया होगा, तो उसे हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ इनर्शिया इन सर्कुलर मोशन। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जब भी हम कोई दरवाजा खोलते हैं या फिर स्क्रू टाइट करते हैं तो हम रेंच यूज करते हैं। रेंच जब नट बोल्ट लगाते हैं तब रेंच यूज करते हैं। तो रेंच क्यों यूज करते हैं, हम हाथ से भी कर सकते हैं, पर बोल्ट का जो रेडियस है वो छोटा होता है, राइट। उसका रेडियस बढ़ाने के लिए हम रेंच यूज करते हैं, सो दैट ज्यादा टॉर्क टॉर्क लग सके वो बोल्ट पे, और हम मतलब हम कम फोर्स पे ज्यादा टॉर्क लगा सके। सो ये जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है तुम्हारा रेडियस पे या फिर डिस्टेंस फ्रॉम विच यू आर, जहां से भी मतलब एक्सिस है रोटेशन वाली, उससे जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। दरवाजा भी अगर हमें बंद करना है, तो दरवाजे का जो हिंज है उससे उसके जस्ट पास अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा, राइट। और जैसे ही अगर हम डोर के मतलब दरवाजे के एंड पे फोर्स लगाएंगे और एंड एंड से दरवाजा बंद करने की कोशिश करेंगे तो हमें कर कम फोर्स लगेगा, राइट। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हमें पता है, राइट। रेंज का यूज भी इसीलिए होता है कि हम उसका जो रेडियस है मोशन करने वाला, एक्सिस से जो डिस्टेंस है रेंज का, सॉरी फोर्स अप्लाई करने का, वो बढ़ाते हैं, सो दैट टॉर्क ज्यादा है, टॉर्क ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस होता है, राइट। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। सो हाँ, फोर्स क्रॉस रेडियस होता है, पर मैग्नीट्यूड लेना रहा तो फोर्स मतलब परपेंडिकुलर रेडियस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। तो अभी हमें इक्विवेलेंट टर्म निकालनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, हम बेसिकली जैसे कि हाँ, हमारे काइनेटिक एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल मोशन में या फिर लीनियर मोशन में, वो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम ऐसी टर्म निकालेंगे जिससे हमारी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो इस फॉर्म में आनी चाहिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। लीनियर मोमेंट, लीनियर मोशन में वेलोसिटी है, तो रोटेशनल मोशन में ओमेगा है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें जो एम का जो इक्विवेलेंट टर्म है रोटेशनल मोशन में वो निकालना है, दैट विल एक्ट एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स से कोई एक रैंडम शेप की बॉडी है, टू डायरेक्शनल मतलब टू डायमेंशनल, और it is rotating at an angular velocity of omega, okay। तो मैं ऐसे इंडिविजुअल पॉइंट्स ले सकता हूँ, लाइक इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ये प्लेन पे या फिर ये बॉडी पे, 1 2 3, और इसका डिस्टेंस मैं r1 लेता हूँ, परपेंडिकुलर मतलब r लेता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज m1 is at distance r1 from the axis of rotation, then m2 is at r2 distance, and let's say this is mass
mn which is at rn distance from the axis of rotation. तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट से फॉर के ई वन लिखता हूँ, फॉर मास m1 उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, राइट. एंड व्हाट इज v1? v1 इज बेसिकली r ओमेगा, r1 इंटू ओमेगा, राइट. ओमेगा तो सबके लिए सेम रहेगा पर रेडियस अलग अलग रहेगी और मास अलग अलग रहेगा. ke2 क्या लिख सकता हूँ मैं, ke2 विल बी हाफ m2 v2 स्क्वायर. व्हाट इज m2 v2 स्क्वायर? v2 इज बेसिकली v2 इक्वल टू r2 इंटू ओमेगा हो जाएगी. सिमिलरली के ई एन इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाफ एम एन वी एन स्क्वायर, राइट. तो अभी ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ m2 v2 को रिप्लेस कर दूंगा मैं r2 इंटू ओमेगा होल स्क्वायर, राइट. सिमिलरली इसको भी लिख सकता हूँ मैं हाफ एम एन इंटू आर एन इंटू ओमेगा एन का स्क्वायर. सो ये काइनेटिक एनर्जीज का फॉर्मूला आ गया इंडिविजुअल मासेस के लिए. हमें अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो बेसिकली रोटेशनल के ही निकालनी होगी टोटल. सो दैट विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल केस, राइट. जो भी छोटे छोटे हमने ये लिए थे पार्टिकल्स उनकी अगर मैं काइनेटिक एनर्जीज का सम लेता हूँ सो दैट विल गिव अस टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. सो वो कितनी हो जाएगी, ये लिख सकता हूँ मैं हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा तो सेम ही है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ऐसे कर करके हाफ एम एन इंटू आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, right. So this is basically sum of individual kinetic energies that will give us total rotational kinetic energy. So this is equal to हाफ कॉमन ले लेता हूँ, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, फिर क्या बचता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस ऐसे कर करके mn rn स्क्वायर. So this is rotational Ke, right. Rotational kinetic energy. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. अभी हमने यहाँ पे देखा था कि हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्म में चाहिए, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो बेसिकली अगर मैं कंपेयर करता हूँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से तो यहाँ पे हाफ ओमेगा स्क्वायर की टर्म तो है, तो आई की टर्म में पता कर सकता हूँ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी. देयरफॉर आई इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n. ये जो टर्म है दिस इज आई, राइट. दिस इज आई और आई की वैल्यू पता चल गई हमें. आई कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर. आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट आई. एंड दिस टर्म एक्ट्स एज अ इनर्शिया. जैसे ट्रांसलेशन मोशन में मास एक्ट करता है इनर्शिया का, एक्ट करता है एज इनर्शिया, वैसे ही दिस आई एक्ट्स एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन. तो ये आ गया हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. पता है क्या है, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ट्रांसलेशनल ए इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. सो ऐसे मतलब पूरा का पूरा हमें पता है. जैसे लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है. लीनियर वेलोसिटी होती है लीनियर मोशन में
एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो वैसे ही जैसे लीनियर मोशन में मास होता है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में दिस इनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, तो अभी हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले तो है यूनिफॉर्म रिंग। यूनिफॉर्म रिंग, अभी यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म इज बेसिकली, यूनिफॉर्म का मतलब है कि उसका जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि आधी रिंग थोड़ी हेवी है और आधी रिंग लाइट वेट है। सो दिस इज रिंग। ओके, एंड सपोज हमें निकालना है उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा। ठीक है, दिस इज द सेंटर, दिस इज रेडियस इज आर, कैपिटल आर लिखते हैं, रेडियस इज आर, और इस रिंग का जो मास है दैट इज एम। अभी हमने देखा था आई की, मतलब आई कैसे निकाल सकते हैं? आई इज इक्वल टू बेसिकली समेशन ऑफ एम एम आई आर आई स्क्वायर, राइट। ये यूनिफॉर्म रिंग है, तो अगर मैं इसका एक इंडिविजुअल पार्टिकल लेता हूँ, उसका मास मैं डीएम लिख सकता हूँ, राइट। और इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज इक्वल टू आर। तो अगर मैं इस पार्ट का, इंडिविजुअल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मेरे को, आई वन इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी एम इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और ऐसे इनफाइनाइट पार्टिकल्स है इस रिंग पे, तो हर एक का अगर मुझे सम लेना है, बेसिकली पूरा आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई वन प्लस आई टू प्लस पूरा आई एन तक हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली अगर रिंग का मुझे ओवरऑल ये निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो वो क्या हो जाएगा? आई वन क्या हो जाएगा? डी एम इंटू आर स्क्वायर। सिमिलरली आई टू क्या हो जाएगा? डी एम इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि सारे जो मासेस है वो इक्वल डिस्टेंसेस पे है फ्रॉम द सेंटर और द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। सो जो मतलब जब भी ऐसे कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट होता है, तो हमारी जो इनर्शिया की टर्म होती है, या फिर जब जब भी कोई हमें ऐसा समेशन लेना होता है, वो इंटीग्रेशन में हम बदल सकते हैं, लाइक दिस इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस मास और कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। सो इसको मैं आई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? समेशन डी एम इंटू आर स्क्वायर, वेर डीएम का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? डीएम का इंटीग्रेशन करोगे तो एम आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा, राइट। और आर जो है वो तो सबके लिए सेम ही है, सो हमारा जो आई है वो आ जाएगा एम इंटू आर स्क्वायर फॉर यूनिफॉर्म रिंग। यहाँ पे यूनिफॉर्म होना इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज हम इंटीग्रेशन में डीएम, मतलब डीएम का इंटीग्रेशन हम सिंपली एम नहीं कर सकेंगे, डीएम इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन एम आर स्क्वायर नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म रिंग होना इम्पोर्टेंट है। सो काफी सिंपल है यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज बेसिकली एम आर स्क्वायर। जो जो मतलब बेसिकली जो भी नॉर्मल इनर्शिया होता है, लाइक अगर ये स्ट्रिंग से मास अटैच्ड है, स्ट्रिंग इज ऑफ रेडियस आर, एंड इस मतलब जो ओरिजिन वाला पॉइंट है उसके अबाउट अगर हम बॉब को घुमा रहे हैं, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। जो बेसिक बेसिक फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वही रिंग के लिए है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अभी देखते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का। कॉम्प्लेक्स एज इन नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, जस्ट यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क, यहाँ पे अगेन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या है? इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज इवन, राइट। सो दिस इज अ डिस्क, ओके। यहाँ इसका जो ओवरऑल मास है दैट वी कैन से एम, एम दिया है मास, और इसकी जो रेडियस है दैट इज आर।
अभी हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, I इक्वल टू, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, इसकी जो डेंसिटी है, मास डेंसिटी, दैट इज सेम एवरीवेयर। मतलब अगर मैं कहीं पे एक पॉइंट लेता हूँ तो उसका जो मास रहेगा वो दूसरे पॉइंट के बराबर रहेगा, किसी भी पॉइंट से बराबर रहेगा। तो मैं एक डेंसिटी वेक्टर, डेंसिटी टर्म लिख लेता हूँ, दैट इज सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, m अपॉन एरिया, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट है। सो सिग्मा इज बेसिकली जो मास है, उसको मैं अगर एरिया से डिवाइड कर देता हूँ तो दैट विल गिव मी डेंसिटी, यू कैन से डिस्क की जो मास डेंसिटी है वो मिल जाएगी, एंड दैट इज कांस्टेंट। सो व्हाट इज एरिया, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा इक्वल टू m अपॉन पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, एंड दिस इज कांस्टेंट। ओके, गुड। तो मैं अभी इसका सेंटर मार्क कर देते हैं, दिस इज सेंटर। ओके, अभी मैं पूरे डिस्क का एक साथ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकता हूँ, तो मुझे एक एट सम डिस्टेंस r एक मैं रिंग बना सकता हूँ। इसी प्लेन में मैं रिंग बना सकता हूँ जिसकी विड्थ है, जिसकी विड्थ होगी जिसकी विड्थ होगी dr, राइट। इसकी जो विड्थ है दैट इज dr। दिस जो इसकी जो विड्थ है दैट इज dr, और इसका मास में dm एज्यूम कर सकता हूँ। ओके, एंड दिस इज एट रेडियस, इसकी जो रेडियस है रिंग की दैट इज r। ओके, सो इस रिंग का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I1 I1 लिख लेता हूँ मैं, I1 इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। एंड व्हाट इज dm नाउ, dm क्या हो जाएगा, ये जो रिंग का एरिया रहेगा मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ दैट रिंग, राइट। सॉरी, dm का एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस डेंसिटी ऑफ द रिंग। डेंसिटी पता है हमें क्या है, डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा, राइट। सो dm को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक टर्म से, dm इज बेसिकली इक्वल टू sigma into what is the area of this ring, area of this ring will be 2 pi r is the circumference multiplied by उसकी जो thickness है dr। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 pi r multiplied by जो thickness है dr, right। dr is the thickness। so इसका मास की मतलब मास को मैं रेडियस और सिग्मा के टर्म्स में रिप्लेस कर सकता हूँ। सो क्या मिल गया हमें, 2 pi sigma into r dr, right। so this is dm, this is dm। अभी अभी अगर मुझे जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा कि अगर कंटिन्यूअस मास हो तो उसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, राइट। ये तो इंडिविजुअल मास का मतलब ये एक सिंगल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मास है, और उसको मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में लिखूँ लाइक I1 dm को मैं 2 पाई सिग्मा r इंटू डी आर से रिप्लेस कर देता हूँ, इस फॉर्मूले में डाल देता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, 2 पाई सिग्मा इंटू आर क्यूब डी आर मिल जाएगा। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस थिन रिंग, राइट। एक सिंगल रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो अभी मैं डिस्क के लिए पूरे डिस्क का निकालना चाहूंगा, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू दिस कैपिटल R।
ओके, सो मुझे ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं इस टर्म को इंटीग्रेट कर दूंगा, ये जो ऊपर वाली आई आई हमारी, उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा 2 पाई सिग्मा आर क्यूब डी आर। ओके, एंड आर की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? आर की रेंज है 0 से लेकर कैपिटल आर तक के। सो इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो क्या आता है? 2 पाई सिग्मा, सिग्मा कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, ये टर्म बाहर आ जाएगी। 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन आर क्यूब डी आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, विच विल गिव अस 2 पाई सिग्मा r raised to power r raised to power 4 upon 4. Okay, so and r is ranging from 0 to r. Okay, so हमारे पास i आ गया 2 पाई सिग्मा r raised to power 4 upon 4 minus 0, राइट। इस टर्म में क्या हो जाएगा? इस टर्म में आ जाएगा 2 पाई सिग्मा इंटू आर, आर रेस्ट पावर 4 में मैं आर आर कैपिटल आर डाल देता हूँ और एक मतलब 0 माइनस कर लेता हूँ। आर के जगह अगर मैं 0 डाल दूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। सो दिस इज हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का जो फॉर्मूला आता है वो बेसिकली अप्लाई करना है, और यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आई इक्वल टू 2 पाई सिग्मा इंटू आर रेस्ट पावर 4 अपॉन 4। तो दिस इज 2 पाई सिग्मा इंटू आर रेस्ट पावर 4 अपॉन 4। अभी सिग्मा क्या था? सिग्मा इक्वल टू m अपॉन area, which is equal to m upon pi r square. Okay, so I is basically 2 pi सिग्मा को मैं m अपॉन पाई आर स्क्वायर से रिप्लेस कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय r रेस्ट टू पावर 4 अपॉन 4। तो 2 विल गिव अस, ये कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, r रेस्ट टू पावर 4 और r रेस्ट टू पावर r स्क्वायर और r रेस्ट टू पावर 4 में भी कैंसिलेशन हो जाएगा। सो ओवरऑल हमें मिलेगा m r स्क्वायर अपॉन 2। So this is moment of inertia of uniform disk. इसमें कोई डाउट है ये कैसे आया? तो नो सर। ओके, तो ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के जो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ओके, सिंपली हमें जो डेंसिटी निकालनी है, ये एरियल डेंसिटी हो गई, एरियल एज इन मतलब एरिया वाइज डेंसिटी हो गई। अगर कोई स्फीयर देता है या फिर सॉलिड ऑब्जेक्ट देते हैं तो तब हमें वॉल्यूम डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, राइट। तब तब हमें वॉल्यूम डेंसिटी मतलब बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा। अगर कोई रॉड देता है तो रॉड रॉड की डेंसिटी कैसे निकालेंगे? रॉड तो लीनियर होती है, सो उसकी लीनियर डेंसिटी आ जाएगी। अगर कोई मास m और लेंथ l का रॉड है तो उसकी जो हम लैम्डा लिख लेंगे, दैट विल बी कांस्टेंट, m अपॉन l विल बी कांस्टेंट। मतलब किसी भी पॉइंट पे जो dm रहेगा उसका जो उसका मास हमेशा सेम रहेगा, मतलब सेम लेंथ का ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका मास भी सेम रहेगा। सो लीनियर ऑब्जेक्ट में दिस विल बी कांस्टेंट। अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट दिया है लाइक स्फीयर दिया है तो उसमें उसमें अगेन मास अपॉन वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमें इंटीग्रेट करना है, फिर बेसिकली डीएम को वॉल्यूम या फिर रेडियस के टर्म्स में लाना है और फिर उसको इंटीग्रेट कर देना है, एंड वी विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होल ऑब्जेक्ट। अभी देखते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। अभी हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के रिंग का देखा या फिर डिस्क का हमने ये देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दैट वाज मतलब जब एक्सिस सेंटर से पास हो रही थी तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आ रहा था। तो अभी हम एज्यूम करेंगे कि वो जो पूरा का पूरा मास है दैट इज अटैच टू अ स्ट्रिंग और वो एक्सिस के अबाउट घूम रही है। मतलब कोई एक्सिस है
उसके अबाउट एक मास m का ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, दिस इज मास m एंड दिस इज r, सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो जाता है, राइट। दिस इज पॉइंट मास। तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन में यही यही एज्यूम करते हैं कि जो पूरा का पूरा मास है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया है, एंड दैट विल दैट इज एट रेडियस r और रेडियस k. This radius of gyration is represented by k. Okay, and so at distance k पे है from the axis of rotation, so उसका जो moment of inertia होगा वो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू m k स्क्वायर. सो अभी जैसे हमने यूनिफॉर्म डिस्क का निकाला था, फॉर यूनिफॉर्म डिस्क उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था I इक्वल टू हाफ m इंटू आर स्क्वायर, राइट. तो मैं अगर इसको m के स्क्वायर से कंपेयर करता हूँ, m विल बी कैंसल. अभी जैसे यूनिफॉर्म डिस्क था तो हमने कैलकुलेट किया पूरा कि मोमेंट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइक मतलब अलग अलग रिंग के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा था फ्रॉम 0 टू r. तो अभी हमने एज्यूम किया कि अगर पूरी की पूरी यूनिफॉर्म डिस्क मास m की पॉइंट ऑब्जेक्ट बना ले हम, और फ्रॉम द सेंटर एट डिस्टेंस k कर ले, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मतलब उसकी जो रेडियस ऑफ गायरेशन आएगी इक्विवेलेंट, वो क्या होगी करके. तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर इक्वल टू हाफ r स्क्वायर हो जाएगा, एंड k इक्वल टू r बाय रूट 2 आ जाएगा. So this is radius of gyration for uniform disk. So this is very simple. बस कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट बना देना है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से एट k डिस्टेंस रख देना है. So, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन दी होगी तो उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा m के स्क्वायर. अगर नहीं दिया है तो उसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा और उससे फिर हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी पड़ेगी. So this is very simple term, radius of gyration. अभी आगे बढ़ते हैं. अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल लिया, अभी उसके दो थ्योरम्स है. एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. फर्स्ट वन इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. व्हाट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस? बेसिकली थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और एक सेंटर से, मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, नॉट परपेंडिकुलर, इट डिपेंड्स, परपेंडिकुलर भी हो सकती है और प्लेन में भी हो सकती है. तो उसके अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी होगा, राइट, अबाउट द सेंटर ऑफ मास. ओके, और एक पैरेलल एक्सिस है, पैरेलल टू दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. ओके, एंड लेट्स से इसका जो मोमेंट, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज आई ओ. ओके, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये बोलता है कि इनके बीच में अगर सपोज इनके बीच में अगर सपोज डिस्टेंस h है और ये इस पूरे बॉडी का जो मास है वो m है, तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास विल बी IC प्लस m इंटू h स्क्वायर, राइट. मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट any axis parallel to the axis passing through the center of mass will be equal to moment of inertia about the axis passing through the center of mass plus mass into
डिस्टेंस बिटवीन मास इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। ठीक है, ये अगर स्टेटमेंट के टर्म्स में देखा जाए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो देयर आर बेसिकली टू मतलब एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और दूसरी एक्सिस उसको पैरेलल है। तो उस दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बेसिकली सम ऑफ दीज टू टर्म्स। एंड व्हाट आर दीज टू टर्म्स? फर्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, एंड this mh square is mass into distance between the two parallel axes। ठीक है, काफी सिंपल है, हम प्रूव भी कर सकते हैं। सो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज h, इसको मैं o दे देता हूँ, इसको मैं c लिख लेता हूँ, दिस इज OC। एक पॉइंट है लेट्स से D, एंड हम ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे, DC, और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ इनके एंगल, मतलब इनके लीनियर, इनके लाइन में। ठीक है, एंड दिस पॉइंट n होगा, दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, तो अगर मुझे इस पॉइंट D के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या आ जाएगा? फॉर पॉइंट D, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस IO एक्सिस, मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट पॉइंट O। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO इक्वल टू dm into OD स्क्वायर, राइट? दिस डिस्टेंस इज OD, तो OD का स्क्वायर हो जाएगा। एंड व्हाट इज OD स्क्वायर? अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ इस ट्रायंगल में, दिस इज D, दिस इज O, दिस इज N, and this is our point C। Okay, so OD square is basically DN square plus ON square, right? OD square equal to DN square plus ON square। so मैं IO equal to ये लिख सकता हूँ DM into ON square plus DN square। and what is ON now? ON is equal to OC plus CN। so मैं DM equal to ये भी लिख सकता हूँ OC plus CN whole square plus DN square। ओके, सो अगर मैं OC plus CN के स्क्वायर को एक्सपांड कर देता हूँ, सो व्हाट विल आई गेट? DM इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर प्लस 2 into OC into CN plus DN square। okay, now we have these two terms, CN square and DN square। अगर मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, दिस इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, CDN is a right angle triangle, और CN square plus DN square will give me CD square, right? टू साइड्स का स्क्वायर का सम will give me hypotenuse का स्क्वायर। सो मैं इसको CN square plus DN square को CD square लिख सकता हूँ। so DM equal IO is equal to DM into OC square plus CD square plus 2 into OC into CN। and what is OC? OC is basically distance between two parallel axes। तो इसको मैं H लिख सकता हूँ, राइट? OC इक्वल टू H लिख दूंगा। सो IO इक्वल टू क्या हो जाएगा? DM इंटू H स्क्वायर, OC इक्वल टू H स्क्वायर है, प्लस CD स्क्वायर प्लस 2H इंटू CN। ठीक है, एंड C इज बेसिकली सेंटर ऑफ मास। सो हमारा जो IO आया वो क्या आया? IO इक्वल टू DM इंटू H स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2H इंटू CN। H स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2H इंटू CN, राइट? CN।
अभी अगर मुझे ओवरऑल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ये निकालना है, सॉरी ओवरऑल ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस टर्म को मैं सिंपली इंटीग्रेट कर सकता हूँ, राइट। सो आई ओ इज इक्वल टू बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म dm into h square plus integration of dm into cd square plus integration of dm into 2h into cn. ओके, सो dm इंटू एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, dm इंटू एच स्क्वायर को मैं वैसे के वैसे निकाल दूंगा, h तो कांस्टेंट है और dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। सो ये मैं लिख सकता हूँ m इंटू एच स्क्वायर प्लस dm इंटू सी डी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज बेसिकली dm इंटू सी डी क्या हो जाएगा, dm इंटू सी डी इज बेसिकली mass of that object multiplied by distance from the center of mass. So ultimately IC हो जाएगा, right, that is moment of inertia about the, this term is moment of inertia about the center of mass. So इसको मैं IC लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ से मैं 2h बाहर निकाल के इंटीग्रेशन dm into cn करता हूँ। cn is basically distance from the center of mass. ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी कांस्टेंट, राइट, दैट विल बी इक्वल, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी इक्वल। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, राइट, सो बेसिकली सिमिलर है, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिमिलर डिस्टेंसेस पे है, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास कौन सी टर्म्स बची, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस m इंटू एच स्क्वायर। तो आ गया हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दिस इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, अभी देखते हैं कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है। ये काफी सिंपल है, यहाँ तक के कोई डाउट? हेलो, नो सर। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस स्टेट्स दैट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और 3 एक्सिस है और तीनों सेम पॉइंट से जा रही है, पर 2 एक्सिस जो है वो है प्लेन में है और तीसरी एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है। तो लेट्स से दिस इज एक्सिस एस एक्स, दिस इज एक्सिस वाई, दिस इज एक्सिस जेड। ओके, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन is equal to sum of the moment of inertia about the axis passing through the same point as the perpendicular axis। मतलब बेसिकली जो तीनों एक्सिस है वो कॉन्करेंट होनी चाहिए और उसमें से जो 2 एक्सिस है वो इन द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, और उन दोनों के 2 एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ इन 2 एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उनका अगर हम सम करते हैं तो हमें परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, ये काफी इजी है। लेट से मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, आई कॉल दिस पॉइंट एज ओ, एंड उसके मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ले लेता हूँ फ्रॉम एक्सिस एक्स एंड वाई। तो इसका जो जेड एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी दिस, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट सी, or these distances are, let's say this is y distance and this distance is x distance। okay, x coordinate basically y axis से distance दिखाता है और y coordinate basically x axis से distance बताता है। so what is ix,
ix will be equal to this dm into y square, right? Integration of dm into y square हो जाएगा. y is the distance from the axis x and उसका मास जो है वो dm, so ix equal to integration of dm into y square. What will be iy equal to dm into x square हो जाएगा क्योंकि उसका डिस्टेंस y एक्सिस से x है, so इसका जो ये हो जाएगा iy that will be equal to x square. What will be iz now? Iz equal to dm into integration of dm into oc square, right? z एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस है that is oc. And what is oc? oc square is equal to x square plus y square क्योंकि this is right angle, this is this and this is x and this is y, so मैं oc square को लिख सकता हूँ x square plus y square. So oc को simply I is equal to dm into x square plus y square को लिख दो, एंड अगर हम ये इस इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा ix और iy, सो वी गेट iz इक्वल टू ix प्लस iy. काफी सिंपल है ये, पाइथागोरस थ्योरम से आ गया, राइट? सो दिस इज आवर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म करते हैं और इसके अराउंड जो भी प्रॉब्लम्स है बुक में वो सॉल्व कर लो. अगर कुछ डाउट होते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व कर लेंगे. चलो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन.